बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हाम्स जब दरवेशपुर के निवाह में पहुंचा तो अंधेरा फैल चुका था। सामने तकरीबन 1 मील दूर शहर की चिलमिलाती हुई रोशनियां दिखाई दे रही थी। वो सीधा शहर जाने की बजाय तकरीबन निस्फ मील आगे एक नवाही बस्ती कुतुब आबाद की तरफ मुड़ गया। कुतुब आबाद में दाखिल होने के बाद हाम्स मुख्तलिफ रास्तों पर घूमता हुआ नहर की तरफ निकल आया। यूं तो पूरे इलाके में रौनक थी, लेकिन नहर के साथ वाला इलाका ज्यादा बारौनक था। तमाम रेस्टोरेंट आबाद थे। हर रेस्टोरेंट के सामने नहर के किनारे एक खूबसूरत लॉन बना हुआ था जहां मेज और कुर्सियां बिछी हुई थी और लोग खुली फिजा में बैठे नाव नोश से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। तमाम तफरीह गाहें भी पूरी तरह आबाद थी। बरकी कुमकुमे जगमगा रहे थे और बच्चे शोर मचाते हुए एक दूसरे के पीछे भागते फिर रहे थे। हाम्स एक रेस्टोरेंट के करीब से होता हुआ नहर की पुलिया पर आ गया। नहर पर इस तरह की लातादाद पुलियां बनाई गई थी। उन पुलियों और नहर के दोनों किनारों पर बरकी कुमकुमे जगमगा रहे थे। नहर के पानी में उनके अक्स इस तरह झिलमिला रहे थे जैसे आसमान के लातादाद सितारे नहर में उतर आए हों। कोई और होता तो उस खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज होने के लिए कुछ देर पुलिया पर जरूर रुकता, लेकिन वो खाम्स था, हर किस्म के जज्बात से आरी। पुलिया पार करने के बाद हाम्स ने घोड़े को नहर के किनारे के साथ दाएं तरफ मोड़ दिया। नहर के डलवान किनारे पर खुशनुमा फूलों के पौधे थे। उसके साथ तकरीबन 30 फुट चौड़ी पुख्ता सड़क थी और उस सड़क के साथ साथ बंगले थे। हर बंगले के सामने खूबसूरत लॉन थे। सड़क से बंगलों के गेटों तक पुख्ता रोशे बनी हुई थी। हाम्स ने घोड़ा एक रवश पर मोड़ दिया। लॉन के एहतिताम पर भी बंगलों के सामने 20 फुट चौड़ा पुख्ता रास्ता था। एक तो बंगलों के सामने गाड़ी भी खड़ी थी, लेकिन हाम्स ने जिस बंगले के सामने घोड़ा रोका था उसके सामने कोई कार नहीं थी। हाम्स घोड़े से उतर आया। उसने इधर उधर देखा और बंगले की कॉल बेल का बटन दबा दिया। हाम्स जब उस बस्ती से मुखिया का घोड़ा लेकर दरवेशपुर के लिए रवाना हुआ था तो उसके चेहरे पर बड़ी मायूसी थी। वो रास्ते पर यह सोचता आया था कि गुपांग भी उसके काम ना आया तो वो कहाँ जाएगा, उसे कहाँ पनाह मिलेगी। रखेल शाह तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। इस मायूसी में उसकी सोचने समझने की सलाहियतें सलब होकर रह गई थी। वैसे हकीकत ये थी कि उसने आज तक अपने बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उसकी सोचें सिर्फ रखेल शाह के मुफादात के लिए थी। वो हुक्म का गुलाम था, वही करता जो उसे कहा जाता। वो इंसान था ही कब, वो तो रोबोट था जिसका रिमोट कंट्रोल रखेल शाह के हाथ में था। और रखेल शाह वो आदमी था जो बेकार हो जाने वाली चीजों को तोड़ दिया करता था। हाम्स अब उसके लिए बेकार हो गया था। वो उसे भी खत्म कर देगा और हाम्स को अपने बचाव का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। जिंदगी में पहली बार उसने अपने बारे में सोचना चाहा तो उसने अपने लिए सोचू के तमाम रास्ते बंद पाए थे। उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया था, गोपांग, और वो इसी उम्मीद पर दरवेशपुर आया था। लेकिन नहर में डूबी अपनी लैंड क्रूजर देखकर उसके जहन पर छाई हुई मायूसी किसी हद तक छट गई थी। जरियाब और उसके साथियों ने गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाने पर या किसी और वजह से उसे नहर में धकेल दिया था और पैदल ही किसी तरफ गए थे। हाम्स को घटाटूप अंधेरे में रोशनी की हल्की सी किरण नजर आई। नहर में लैंड क्रूजर देखकर उसे यकीन हो गया कि जरियाब और उसके साथी कुर्बो जवारही में कहीं मौजूद थे। दरवेशपुर कुतुब आबाद या काश्तकारों की वो बस्ती जो इस नहर के पुल से तकरीबन 2 मील जनूब में वाक़ थी, जहां लैंड क्रूजर नहर में फेंकी गई थी। हाम्स को यकीन था कि वो उन्हीं तीनों में से किसी एक जगह रोपोश थे और उसके ख्याल में उन्हें तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। 2 मिनट इंतजार करने के बाद उसने दोबारा घंटी का बटन दबाया और इस मर्तबा उसे ज्यादा देर इंतजार करना ना पड़ा। सिर्फ 1 मिनट के बाद दरवाजा खुल गया और एक उधेर उम्र आदमी था, लेकिन काफी मजबूत नजर आ रहा था। उसने धोती बांध रखी थी, चेकदार कपड़े का लंबा कुर्ता और सर पर छोटी सी पगड़ी थी। अगरचे क्लीन शेव था, लेकिन लगता था जैसे 2 दिन से शेव ना किया हो। उसकी आंखें नीली थी जो अजीब सी लग रही थी।
हाम्स, तुम? वो उसे देखते ही बोला। गोपांग साहिब ने आज दोपहर होगी पूछा था कि तुम्हारी तरफ से कोई इत्तला तो नहीं आई? कहाँ गायब थे तुम? गोपांग कहाँ है? हाम्स ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। वो बड़े साहिब के बंगले पर है, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है, वो इंतहाई परेशान है, उस आदमी ने कहा। ये घोड़ा पीछे ले जाकर बांध दो, मैं गोपांग से बात कर लेता हूँ, हाम्स ने कहते हुए घोड़े की लगाम उसके हाथ में दी और गेट में दाखिल हो गया। गोपांग अगरचे रखेलचा का असिस्टेंट था और सभी लोग उससे डरते थे। वो भी बददियानती, बेईमानी, जागीर के लोगों पर जुल्म सितम और लूट मार में रखेलचा से कम नहीं था। लेकिन हाम्स उससे नहीं डरता था, वो हमेशा उसका नाम लेकर पुकारता था। गोपांग उसकी बास कमजोरियों से वाकिफ था और उसे कंट्रोल करना जानता था। लेकिन हकीकत ये थी कि बास औकात वो भी हाम्स से खौफ महसूस करने लगता। कभी ऐसा होता कि हाम्स जब बेकाबू होने लगता तो गोपांग उसे रखेलचा के नाम की धमकी दे डालता। रखेलचा के नाम में कुछ ऐसी तासीर थी कि हाम्स का सारा जोशो गुस्सा उसका नाम सुनते ही जाग की तरह बैठ जाता। गोपांग के बीवी बच्चे कराची में थे। वो महीने में एक आध चक्कर लगा लिया करता। यहाँ ये खूबसूरत बंगला उसने तकरीबन 1 साल पहले खरीदा था। यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी। कामकाज और खाना पकाने के लिए खातुम नामी ये मुलाजिम मौजूद था। हाम्स ड्राइंग रूम में आकर कालीन पर ढेर हो गया। हालांकि खूबसूरत और आरामदेह सोफे भी मौजूद थे, लेकिन वो कभी सोफे पर नहीं बैठा था। घर में होता तो कालीन पर और कहीं बाहर होता तो खुरदरी जमीन पर बैठने और लेटने को तरजीह देता। नरमो गुदास बिस्तर की बजाय उसे खुरदरी और सख्त जमीन पर लेटकर ज्यादा आराम मिलता। वो अब भी बेहद थकन महसूस कर रहा था। न जाने क्या बात थी कि आज ये थकन उसके एसाब पर भी तारी हो गई थी। चंद मिनट बाद हातिम पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और हाम्स को कालीन पर लेटे देखकर दरवाजे ही में रुक गया। क्या बात है हाम्स, तुम इंतहाई उदास और परेशान नजर आ रहे हो, हातिम ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। पानी पिलाओ, हाम्स ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा। हातिम बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद उसने पानी से भरा हुआ एक जग और गिलास उसके करीब पड़ी टेबल पे रख दिया। हाम्स एक झटके से उठा। उसने गिलास को नजरअंदाज करते हुए जग उठाकर होंठों से लगा लिया। उसने जग उस वक्त मुंह से हटाया जब उसका आधा पानी खत्म हो चुका था। उसने लंबा सांस लिया और जग को दोबारा होंठों से लगा लिया। इस मर्तबा जग उस वक्त होंठों से हटा जब वो बिल्कुल खाली हो गया। न जाने क्या बात थी कि आज उसकी प्यास बुझ नहीं रही थी। खाना खाओगे हाम्स? हातिम ने आगे बढ़कर उसके हाथ से जग लेते हुए पूछा। खाना? हाँ ले आओ, मुझे भूख लग रही है, हाम्स ने जवाब दिया और दोबारा लेटने की बजाय इस महसूस अंदाज में बैठ गया कि हाथों की हथेलियां कालीन पर टिकी हुई थी और पैर सामने को फैले हुए थे। तकरीबन 15 मिनट के बाद हातिम खाना ले आया। उसने खाना मेज पर रखने की बजाय कालीन पर ही दस्तरखान बिछाकर रख दिया। हाम्स सीधा होकर बैठ गया और इस तरह खाने पे टूट पड़ा जैसे कई वक्तों का भूखा हो। हातिम उसकी खुराक से वाकिफ था और उसी हिसाब से खाना लेकर आया। 4 सेहतमंद आदमी शकम सेर होकर खाते तो फिर भी थोड़ा बहुत खाना बच जाता, लेकिन हाम्स पूरा खाना चट कर गया। उसने प्लेटें भी उंगलियों से चाट कर इस तरह साफ कर दी थी कि उन्हें धोने की जरूरत बाकी न रही। हातिम बर्तन उठाकर ले गया। उसने पानी का एक और जग भरकर टेबल पे रखा। हाम्स ने खाना खाने के बाद इधर उधर देखा, फिर स्टैंड पर रखा हुआ टेलीफोन उठाकर अपने करीब रख लिया। वो रिसीवर उठाकर नंबर मिलाना ही चाहता था कि एक और ख्याल उसके जहन में आया। उसने रिसीवर रख दिया। गोपांग रखेलचा के बंगले पर था। अगर कॉल रखेलचा ने रिसीव कर ली या उसे पता चल गया कि गोपांग को फोन करने वाला हाम्स है, तो वो समझ जाएगा कि हाम्स नाकाम लौटा है। इस तरह बात कुछ और उलझ जाएगी। यही सोचकर उसने रिसीवर रखा और एक बार फिर कालीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक बार फिर परेशानी के तासुरात उभर आए थे। कुछ थकन और कुछ खाने का खुमार था कि लेटने के थोड़ी ही देर के बाद उसकी आंखें बंद हो गई और वो नींद की आगोश में पहुंच गया। हालांकि ये वही हाम्स था जिसे सुंदस महल का आसेब कहा जाता था और उसे हमेशा जागते हुए और चाको चौबंद देखा गया था। पसलियों पर पड़ने वाली जोरदार ठोकर से हाम्स की आंख खुली। वो गड़बड़ाकर उठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसके दिमाग पर नींद का खुमार तारी था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ठोकर किसने मारी थी। उसकी आंख क्यों खुली थी? उसने गर्दन घुमाकर दाईं तरफ देखा तो उससे चंद कदम के फासले पर गोपांग खड़ा था। उसके हाथ में चमड़े का हुनर था और चेहरा गैजो गजब की आमा जगह बना हुआ था।
मुझे ठोकर किसने मारी थी? तुम्हारे अलावा और कौन है यहाँ? हाम्स कहते हुए इधर उधर देखने लगा। मैंने मारी थी ठोकर, तुम हो ही इस काबिल। तुमने मुझे ठोकर मारी थी? हाम्स ने किसी नाराज बच्चे की तरह चीखते हुए उसकी बात काटी। उसका चेहरा गुस्से से एकदम सुर्ख हो गया। हाँ, मैंने मारी थी ठोकर, कोपांग घबराया। तुम आराम से यहाँ सो रहे हो और जानते हो तुम्हारी वजह से क्या क़यामत मची हुई है। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे ठोकर मारने की? हाम्स बिल्ली की तरह गड़ाता हुआ एक झटके से उठा। उसके दिमाग पर नींद का खुमार काफूर हो गया। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ डालूंगा, तुम्हारे जिस्म का जोड़ जोड़ हिला दूंगा, नमक हराम, कोपांग ने कहते हुए हंटर चलाया। शराब की आवाज से हंटर हाम्स के जिस्म पर लगा, वो सिसक कर रह गया। कोपांग ने जैसे ही दूसरा वार किया, हाम्स ने हंटर पकड़ा और उसे अपनी तरफ जोरदार झटका दिया। कोपांग अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और लड़खड़ाता हुआ हाम्स के कदमों में ढेर हो गया। हाम्स ने उसे जोरदार ठोकर मारी। कोपांग बिलबिलाकर पीछे लुढ़क गया। उसने उठने की कोशिश की। इस दौरान हाम्स ने एक और ठोकर मारी। कोपांग सोफे पर गिरा और सोफे समेत पीछे उलट गया। उसने उठने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। हाम्स को अपनी तरफ बढ़ते देखकर कोपांग ने बड़ी फुर्ती से जेब से पिस्तौल निकाल लिया। रुक जा हाम्स, वरना गोली चला दूंगा, वो चीखा। तुमने मुझे ठोकर क्यों मारी थी और हंटर से हमला क्यों किया था? मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। हाम आगे बढ़ रहा था। हाम्स, रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगा। कोपांग उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से रखेलचा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। रखेलचा का नाम सुनते ही हाम्स के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो अजीब सी नजरों से कोपांग की तरफ देखने लगा। रखेलचा को पता चल गया था कि तुम यहाँ मौजूद हो। उसने मुझे हुक्म दिया था कि तुम्हें शूट कर दिया जाए, लेकिन मैं तो तुम्हें सिर्फ इतनी सजा देना चाहता था जिससे तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके और तुम अपनी गलती की तलाफी कर सको। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ हाम्स, मैं तुम्हें रखेलचा के गजब से बचाना चाहता हूँ। तुम रखेलचा को अच्छी तरह जानते हो। वो अपने किसी ऐसे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता जो तुम्हारी तरह गलतियां करता चला जाए, कोपांग ने कहा। वो हाम्स पर पिस्तौल ताने हटता चला जा रहा था। मुझसे क्या गलती हुई? हाम्स चीखा। तुम भी जानते हो वो औरत खतरनाक है और इस हवेली के बाहर भी उसके हिमायती मौजूद थे। अगर वो उनकी मदद से भाग गई है तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी। अगर उसके भाग जाने में मैं कसूरवार हूँ तो तुम भी मेरे इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। रखेलचा ने जो सजा मेरे लिए तजवीज की है वही सजा तुम्हें भी मिलनी चाहिए। मैं वो बात नहीं कर रहा, कोपांग ने कहा। आज सुबह जो कुछ हुआ वो तुम भी जानते हो। तुम दरियाब से पिटने के बाद भाग गए थे, लेकिन बद्री और उसका साथी उन लोगों के हाथ लग गए जिन्हें बस के मुसाफिरों ने शाहपुर कस्बे की पुलिस के हवाले किया और उन सब ने मुश्तरका तौर पर यह बयान दिया कि तुम लोग बस से किसी औरत को असलहे के जोर पर अगवा करना चाहते थे और बद्री बस की मुसाफिर औरतों के सिरों से चादरें खींच रहा था। और तुम जानते हो कि ये कितना बड़ा जुर्म है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बद्री जैसे आदमी को साथ लेकर मत जाओ, वो भरोसे का आदमी नहीं है। क्या रखेलचा इतना बेबस हो गया है कि कानून से डरने लगा है? बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर उसके सामने नजरें झुकाकर खड़े होते हैं। कानून उसका क्या बिगाड़ सकता है? हाम्स ने उसे घूरते हुए कहा। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, कोपांग ने कहा। अगर बदमाशी और बदयानत पुलिस ऑफिसर रखेलचा के सामने नजरें झुकाकर खड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून उसका गुलाम बन गया। तुम जानते हो कि बद्री ने पुलिस को जो बयान दिया है उससे रखेलचा के लिए कितने मसाइल खड़े हो गए हैं। क्या बयान दिया है बद्री ने? हाम्स बोला। अगर उसने रखेलचा के खिलाफ कोई बात की है तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। शायद अब तुम ऐसा ना कर सको क्योंकि वो पुलिस की तहवील में है, कोपांग ने कहा। उसने बयान क्या दिया है? हाम्स ने पूछा। उसने कहा है कि यह सब कुछ रखेलचा के कहने पर हुआ है और ये कि तुम उन दोनों के साथ थे। तुम लोगों ने बस्तियों में और सड़कों पर बसें और प्राइवेट गाड़ियां रोककर जो कुछ भी किया वो सब उन्होंने पुलिस के सामने बक दिया है। बात बद्री की या किसी और की नहीं बल्कि रखेलचा पे आ रही है। रखेलचा इस वक्त जिस किस्म की सूरत-ए-हाल से दोचार है उसके पेश नजर तुम समझ सकते हो कि ये बात रखेलचा को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तो जरियाब को तलाश कर रहा था, उसे हर कीमत पर पकड़ना चाहता था, हाम्स ने जवाब दिया। वो वाकई कुछ परेशान हो गया था।
तो क्या पकड़ लिया उसे? कहाँ है वो? गोपांग के लहजे में तंज था। हाम्स को पसपाई एहतियार करते देखकर उसका हौसला किस कदर बढ़ गया था। उसने पिस्टल जेब में डाल दी और सोफे के पीछे से 90 तुले कदम उठाता हुआ खान्स के करीब पहुंचा और बड़े मुख्तात अंदाज में उसके हाथ से हंटर ले लिया। वो आसपास ही कहीं मौजूद है, हाम्स ने धीमे से लहजे में जवाब दिया। आसपास ही मौजूद है? मैं समझा नहीं। गोपांग ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है दरवेशपुर या कुतुब आबाद में या फिर आदमपुर में, हाम्स ने जवाब दिया। तुम जानते हो कि दरवेशपुर और आदमपुर के दरमियान 13 मील का फासला है और आदमपुर का तकरीबन उतना ही फासला कुतुब आबाद से है और कुतुब आबाद से दरवेशपुर का फासला भी तुम जानते हो। इस तरह तवील फासलों पर मुश्तमिल ये एक तकोन बन गई है। दरवेशपुर की आबादी 2 लाख से कम नहीं और 20-25 हजार की आबादी तो कुतुब आबाद की भी होगी। अगर वो लोग कुतुब आबाद या दरवेशपुर पहुंच गए हैं तो क्या तुम्हारे ख्याल में उन्हें तलाश करना आसान होगा? वैसे तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वे लोग इस तकोन में कहीं मौजूद होंगे? वो लोग दरवेशपुर की तरफ आने का खतरा मोल क्यों लेने लगे? किसी और तरफ भी तो जा सकते हैं। मैंने माछी नहर के पुल के करीब वो लैंड क्रूजर देखी थी जो उन्होंने पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से या किसी और वजह से नहर में धकेल दी थी, हाम्स ने जवाब दिया। कैसी लैंड क्रूजर? तुम्हारा मतलब है? गोपांग खामोश होकर उसे घूरने लगा। हाँ, हमारी लैंड क्रूजर, हाम्स ने कहा। हमने ज़रियाब और उसके साथियों को पकड़ लिया था, लेकिन फिर अचानक ही बस के तमाम मुसाफिरों ने हम पे हमला कर दिया। मुझे वहां से भागना पड़ा। मुझे शुबा है कि ज़रियाब और उसके साथी दोबारा बस में बैठने की बजाय हमारी लैंड क्रूजर पर इस तरफ आए थे, जिसे बिलाहिर उन्होंने नहर में धकेल दिया। वैसे मुझे शुबा है कि वो लोग कुतुब आबाद या दरवेशपुर नहीं आए होंगे। आदमपुर वहां से ज्यादा करीब है। वो लोग उसी तरफ निकल गए होंगे और उन्होंने उस बस्ती के किसी घर में बना ली होगी। इसका मतलब है कि अगर तुम अपने दिमाग से भी कुछ सोचने लगे हो। गोपांग के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुछ करो हाम्स, कुछ करो, वो उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। तुम नहीं जानते कि रकेल शाह तुमसे कितना नाराज है। उसके ख्याल में ये सारी गड़बड़ तुम्हारी वजह से हुई है। तुम उसके ज्यादा करीब रहे हो और उसे मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। वो ऐसे किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं करता जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। वो तो महज शुबे की बिना पर अपने मुखालिफिन को मौत के घाट उतार दिया करता है। तुम खुद उसके कहने पर कितने आदमियों की गर्दनें मरोड़ चुके हो। इसलिए कहता हूँ कि कुछ करो। अगर तुम किसी तरह ज़रियाब को तलाश करके उसके सामने पेश कर दो तो तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे और तुम एक बार फिर रकेल शाह की आंख का तारा बन जाओगे। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, ज़रियाब कहाँ हो सकती है? आदमपुर में, हाम्स ने जवाब दिया। वो छोटी बस्ती है, उन्होंने सोचा होगा कि उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। उस तरफ आने वाले रास्ते पर लैंड क्रूजर नहर में इसलिए फेंकी गई होगी कि अगर लैंड क्रूजर नजरों में आ जाए तो हम धोखा खा जाएं और उस बस्ती को नजरअंदाज करके उन्हें दरवेशपुर की गुजान आबादियों और कुतुब आबाद में ढूंढते फिरे। वेरी गुड। गोपांग के होठों पर मुस्कुराहट आई। मैं तो तुम्हें एक ऐसा रिपोर्ट समझता था जो सिर्फ रकेल शाह के इशारों पर चलता है, लेकिन तुम तो काफी ज़हीन निकले। आदमपुर तकरीबन 1500 निफूस पर मुश्तमिल है और वो जागीर की हदूद में भी शामिल नहीं। मुझे जरा सोचने दो, ज़रियाब वहाँ किसके पास जा सकती है? उस बस्ती का कौन सा ऐसा घर है जो उसे पनाह दे सकता है? वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर अचानक ही उसकी आंखों में चमक उभर आई। बंजान को जानते हो? वो सवालिया निगाहों से हाम्स को देखने लगा। बंजान कौन? वही बूढ़ा जो रकेल शाह के दफ्तर में काम करता है, हाम्स बोला। हाँ वही, गोपांग ने जवाब दिया। मुझे याद है पिछले साल वो बीमार हुआ था तो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आदमपुर गया था, जहाँ उसका रिश्तेदार रहता है। उसके कुछ अराजी है और लीची का बाग है। वो लीची का सीजन था। जागीर के बागों में लीची अभी नहीं आई थी, मगर बंजान आदमपुर से हमारे लिए लीची की 2 पेटियां लाया था। लेकिन ज़रियाब को उससे क्या ताल्लुक हो सकता है? हाम्स ने उसे घूरा। ज़रियाब के साथ एक औरत और एक मर्द भी है। ज़रियाब का नहीं हो सकता कि उन दोनों में से किसी का ताल्लुक हो और उन्हें वहां पनाह मिल गई हो, गोपांग ने कहा। हो सकता है, हाम्स ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, गोपांग ने कहा, मेरे साथ आओ। पहले हम बंजान से ये मालूम कर लें कि आदमपुर में उसका रिश्तेदार कौन है, ताकि उस तक पहुंचने में आसानी रहे। बंजान तो दरवेशपुर में है, हाम्स ने कहा। हाँ, हम वहीं जा रहे हैं।
गोपांग ने जवाब दिया, और तुम एक बात याद रखना, तुम अपने दिमाग पर काबू रखोगे, गर्म दिमागी बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है। हाम्स जवाब देने की बजाय खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। उन्होंने तकरीबन 60 मील का फासला खेतों के दरमियान कच्चे रास्तों पर ही तय किया था। रास्ता कच्चा और नाहमवार होने की वजह से लैंड क्रूजर की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। पिछली सीट पर बैठी हुई जरियाब, कुंदन और खुशनुमा को मुसलसल झटके लग रहे थे, जिसकी वजह से कुंदन अपनी टांग के जख्म में तकलीफ महसूस करने लगी और जरियाब भी बाज़ौक़ात बेख्तियार कराह उठी। हान से हंगामा आराई के दौरान उसे एक अंदरूनी चोट भी आई थी, जिनमें वो लैंड क्रूजर को लगने वाले झटकों की वजह से कुछ तकलीफ महसूस कर रही थी। बिलाखिर वो खेतों से निकलकर पुख्ता सड़क पर आ गए। ये सड़क सीधी दरवेशपुर की तरफ चली गई थी। शाहपुर नामी वो कस्बा उस सड़क पर बहुत पीछे रह गया था, जहां उनके ख्याल में बस के ड्राइवर और मुसाफिरों ने बर्दरी और उसके साथी को पुलिस के हवाले कर दिया होगा। पुख्ता सड़क पर आते ही रस्मक ने लैंड क्रूजर की रफ्तार बढ़ा दी। खेतों में ड्राइव की वजह से उनका रास्ता हासे तवील हो गया था। उस वक्त 10:30 बजे थे और रस्मक के ख्याल में दरवेशपुर अब भी तकरीबन 2 घंटे के फासले पर था। धूप में खासी तेजी आ गई थी, जिससे लैंड क्रूजर की कैनोस की साइड्स और छत बुरी तरह तप गई थी। उन्हें यूं लग रहा था जैसे वो किसी दहकते हुए तंदूर में बैठी हुई हों। गर्मी की वजह से प्यास भी शिद्दत इख्तियार कर रही थी। रस्मक भी उन लड़कियों की कैफियत से आगाह था। सड़क के दाएं बाएं भी देख रहा था कि शायद कोई ऐसी जगह नजर आ जाए जहां से पानी मिल जाए। तकरीबन पौन घंटे के सफर के बाद सड़क पर बहुत आगे एक छोटी सी बस्ती के आसार दिखाई देने लगे। उसने लैंड क्रूजर की रफ्तार कम कर दी। सड़क से जरा हटकर 8-10 घरों पर मुश्तमिल वो काश्तकारों की एक छोटी सी बस्ती थी। सड़क के दोनों किनारों पर झोपड़ी नुमा दुकानें और होटल बने हुए थे। जिस तरफ ये लोग जा रहे थे उस तरफ होटल के सामने 3 माल बरदार ट्रक खड़े थे, जो यकीनन दरवेशपुर जा रहे थे। ट्रकों के ड्राइवर चाय वगैरह पीने और कुछ सुस्ताने के लिए यहाँ रुक गए थे, जबकि दूसरी तरफ सड़क के किनारे दरवेशपुर से आने वाली एक बस खड़ी थी। बस गालिबन अभी वहां आकर रुकी थी, क्योंकि मैले कुचाले देहाती कपड़ों में मलबूस खवांचे वालों ने बस को घेर रखा था। वो बस की खिड़कियों से मुसाफिरों को गंडेरियां, समोसे, पकोड़े, चने और इस किस्म की चीजें फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। 2 बंदे पानी की बाल्टियां उठाए मुसाफिरों को पानी पिला रहे थे। रस्मक ने लैंड क्रूजर सड़क से उतारी और उसे कच्चे में ड्राइव करता हुआ झोंपड़ी नुमा होटलों और दुकानों के पीछे ले आया और टाहली के दरख्तों के नीचे रोक लिया। दरख्तों के नीचे बांध की खुरदरी सी चारपाई पर बैठे हुए 2-3 बूढ़े देहाती हुक्के की कश लगा रहे थे। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। रस्मक ने इंजन बंद कर दिया और लैंड क्रूजर से नीचे उतर आया। रस्मक, यहाँ चाय मिल जाएगी? सर में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है, कुंदन ने कहा। मैं लेकर आता हूँ, पानी भी और चाय भी। मेरा ख्याल है चाय सभी लोग पियेंगे, रस्मक कहते हुए बारी बारी उन तीनों की तरफ देखने लगा। हाँ, हम भी पियेंगे, लेकिन पहले पानी। हलक में कांटे से चिभ रहे हैं, जरियाब ने गले पर हाथ फेरते हुए कहा। रस्मक ऊपर से घूमकर दुकानों के सामने वाले रुख पर चला गया। उसकी वापसी में 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। उसके साथ मैले कुचाले लिबास में 10-12 साल की उम्र का एक लड़का भी था, जिसने प्लास्टिक का एक मैला सा जग और शीशे के 2 गिलास उठा रखे थे। एक जग और गिलास रस्मक के हाथ में भी था। उसने गिलास भरकर जरियाब की तरफ बढ़ा दिया। लड़का कुंदन और खुशनुमा को गिलास भर के दे रहा था। रस्मक ने जेब से एस्प्रिन की गोलियों का एक पत्ता निकाला। खोखे से सरदर्द के लिए ये गोलियां मिल गई हैं, कोई खाना चाहे तो। उन तीनों ने 2-2 गोलियां पानी के साथ खा ली। रस्मक ने खाली जग और गिलास लड़के की तरफ बढ़ा दिए और इधर उधर देखते हुए बोला, वो एक खाली चारपाई पड़ी है, उसे यहाँ लाकर डाल दो और चाय बन जाए तो उसे ले आना। देर मत करना, हम लोग जरा जल्दी में हैं। लड़का दौड़कर पहले जग और गिलास रखाया और फिर उसने दूर पड़ी हुई खाली चारपाई उठाकर लैंड क्रूजर के करीब दरख्तों के साए में डाल दी। लैंड क्रूजर की किनोस की छत अब भी तप रही थी। वो तीनों गाड़ी से उतरकर उस पलंग सी चारपाई पर बैठ गए। कुंदन के पीछे दूसरी चारपाई पर बैठते हुए बूढ़ों की तरफ थी, जबकि खुशनुमा और जरियाब इस तरह बैठी थी कि उनके चेहरे उन बूढ़ों की तरफ थे। उन बूढ़ों ने इन दोनों को सरसरी से अंदाज में देखा और फिर हुक्के की कश लगाते हुए अपनी बातों में मसरूफ हो गए।
तकरीबन 10 मिनट के बाद लड़का प्लास्टिक की एक ट्रे में चाय के कप रखे हुए आया। रस्मक ने एक एक कप उठाकर उन तीनों लड़कियों को दिया और चौथा खुद ले लिया और चारपाई के करीब ही खड़े खड़े चुस्कियां लेने लगा। कुंदन चाय पीकर खाली कप नीचे जमीन पर रखने के लिए मुड़ी तो दूसरी चारपाई पर बैठा हुआ एक बूढ़ा उसका चेहरा देखकर चौंक गया। उसके चौंकने का अंदाज ऐसा था जैसे ज़हनी तौर पर कोई झटका लगा हो। वो गहरी नजरों से कुंदन को देख रहा था, फिर उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। उसने हुक्के की दूसरे बूढ़े की तरफ घुमाई और अपनी जगह से उठकर उनकी चारपाई के करीब आ गया। उसकी नजरें अभी तक कुंदन के चेहरे पर मरकूज थी। कुंदन भी उस बूढ़े की तरफ देखने लगी। क्या बात है बाबा जी, आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? कुंदन ने नरम लहजे में पूछा। सियानों ने कहा है कि बाजुकात आंखों देखे पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, वो फरेबे नजर होता है। लेकिन मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती, बूढ़े ने कहा। मैं समझी नहीं। कुंदन ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। वैसे वो बूढ़े की इस बात पर चौंक गई थी। लोग जिसे मुर्दा तस्वुर कर चुके हैं, आज वही हस्ती जिंदा जावेद मेरे सामने मौजूद है। नहीं, मुझे झुठलाने की कोशिश मत करना कुंदन बेटी। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, मगर मेरा हाफजा इतना कमजोर नहीं, ना ही बसारत धोखा दे रही है, बूढ़े ने कहा। आप कौन हैं? कुंदन के लहजे में हैरत थी। मैं जरकन हूँ, नसर कोट का स्कूल मास्टर, बूढ़े ने जवाब दिया। मैं महीने में एक मरतबा जागीरदार से मिलने सुंदस महल जरूर आया करता था। वो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े इल्म दोस्त। हम रात भर इल्मी बहसें किया करते थे और कभी कभी तुम भी हमारी महफिल में शरीक हुआ करती थी। याद आया तुम्हें बेटी? उन 10 वर्षों ने मुझे एकदम बूढ़ा कर दिया है, लेकिन गौर से देखो तो तुम मुझे पहचान लोगी। हाँ, मुझे याद आ गया, कुंदन ने जवाब दिया। अब एक मरतबा अपनी बेटी को भी सुंदस महल लेकर आए थे और मैंने उसे जबरदस्ती एक हफ्ते के लिए रोक लिया था। अब तुमने मुझे वाकई पहचान लिया है, बूढ़े जरकन ने कहा। लेकिन 10 साल पहले बड़ी तवील दास्तान है, कुंदन ने उसकी बात काट दी। जिंदगी ने मोहलत दी और कभी इत्तेफाक से मुलाकात हो गई तो तफसील जरूर बताऊंगी। जागीरदार कैसे हैं? सुना है 2 साल से बीमार हैं। एक मरतबा उन्हें देखने के लिए सुंदस महल गया था, मगर मैनेजर के आदमियों ने मुझे हवेली में दाखिल नहीं होने दिया। ये भी एक तवील दास्तान है, कुंदन ने गहरा सांस लेते हुए कहा। आप कैसे हैं? इस बस्ती में रहते हैं? नहीं, दरवेशपुर में बेटे के पास रह रहा हूँ। वो कॉलेज में प्रोफेसर है। मैं बेटी से मिलने शाहपुर जा रहा हूँ। मेरा एक बेली यहाँ रहता है। उसने चारपाई पर बैठे हुए एक बूढ़े की तरफ इशारा किया। उसे मिलने के लिए यहाँ उतर गया था। घंटा 1.5 घंटे रुककर दूसरी बस पर चला जाऊंगा। तुम कहाँ जा रही हो? दरवेशपुर। हाँ मास्टर जी, कुंदन ने जवाब दिया। मैं 2 दिन में शाहपुर से वापस आ जाऊंगा, तुम मुझसे मिलने जरूर आना। घर का पता शायद मैं ठीक तरह समझा ना सकूं। मेरा बेटा बदर इन गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है। कॉलेज में उससे मिल लो तो वो तुम्हें घर ले आएगा, जरकन ने कहा। मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी मास्टर जी, कुंदन ने जवाब दिया। वो कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर रस्मक ने कुंदन को इशारा किया और कुंदन मास्टर जरकन को खुदा हाफिज कहती हुई लैंड क्रूजर में बैठ गई। जरियाब और खुशनुमा भी चारपाई से उठकर गाड़ी में आ गई। रस्मक ने लड़के को बुलाकर चाय के पैसे दिए और स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। कुछ ही देर के बाद लैंड क्रूजर एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगी। तकरीबन 1 घंटे तक पक्की सड़क पर सफर करने के बाद रस्मक ने लैंड क्रूजर को एक बार फिर दाईं तरफ खेतों में कच्चे रास्ते पर उतार लिया। वो आधे घंटे तक उन कच्चे रास्तों पर सफर करते रहे। फिर एक नहर के पुल पर पहुंचकर रस्मक ने लैंड क्रूजर रोक ली। अपना सामान लेकर नीचे उतर आओ, हमें ये गाड़ी यहाँ छोड़नी होगी, रस्मक ने इधर उधर देखते हुए कहा। क्या मतलब? यहाँ तो दूर दूर तक किसी बस्ती के आसार दिखाई नहीं दे रहे। जरियाब ने गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखते हुए कहा। जहाँ हमें जाना है वहाँ ये गाड़ी ले जाने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता, रस्मक ने जवाब दिया। लेकिन हमें जाना कहाँ है? आसपास तो किसी बस्ती के आसार दिखाई नहीं देते, जरियाब ने एक बार फिर इधर उधर देखते हुए कहा। पुल से दूसरी तरफ ये रास्ता दरवेशपुर की तरफ जाता है, जो यहाँ से तकरीबन 10 कोस के फासले पर है, जबकि पुख्ता सड़क से ये फासला 8 मील के फासले पर है। फासला ज्यादा होने की वजह से ये रास्ता बहुत कम इस्तेमाल होता है। हम इस लैंड क्रूजर को इस नहर में धकेल देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये कुछ अरसे तक किसी की नजरों में नहीं आएगी। अगर ये लैंड क्रूजर किसी की नजरों में आ भी गई तो वो यही समझेगा कि हम दरवेशपुर की तरफ गए हैं।
लेकिन वो एक लम्हे को रुका, फिर दाएं तरफ इशारा करते हुए बोला, हम इस तरफ जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 2 मील के फासले पर आदमपुर नाम की एक बस्ती है। बुनजान की फूफीजाद बहन उस बस्ती में रहती है। उसका शोहर एक छोटा सा जमींदार है। बुनजान ने अपने बहनोई नाबदार से मेरी मुलाकात करवाई थी और कहा था कि अगर कभी जरूरत पड़े तो हम लोग यहाँ आ सकते हैं। वो एक बार फिर खामोश हो गया, कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा, फिर बोला, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि उसके साथी को वो गिरफ्तार कर लेंगे और हाम्स की पिटाई और जान बचाकर भागने की खबर दरवेशपुर पहुंच चुकी होगी। हो सकता है कि हाम्स अब तक दरवेशपुर पहुंच चुका हो। ऐसी सूरत में शहर के तमाम रास्तों की निगरानी की जा रही होगी, इसलिए मैं तुम लोगों को लेकर फौरी तौर पर शहर का रुख नहीं करना चाहता। हम 1-2 दिन नामदार के मेहमान रहेंगे। इस दौरान मैं अकेला शहर जाकर या नामदार को भेजकर शहर की सूरत हाल का जायजा लूंगा। इसके बाद हम शहर का रुख करेंगे। मुमकिन हुआ तो इस दौरान बुनजान से भी मुलाकात की कोशिश की जाएगी, ताकि उससे सही तौर पर यह मालूम हो सके कि आका को कहाँ ले जाया गया है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी तजवीज मुनासिब है। ज़रियाब ने कहा, आप चल सकेंगी? रस्मत ने सवालिया निगाहों से कुंदन की तरफ देखा। वो कुंदन को कभी आप और कभी तुम कहकर मुखातिब करता था। हाँ, मैं चल लूंगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, कुंदन ने जवाब दिया। उन्होंने अपना सामान लैंड क्रूजर से उतारा। उस सामान में ज़रियाब का सूटकेस और वो पोटली शामिल थी जिसमें कुंदन, खुशनुमा और रस्मत के कपड़े और बाज़ दूसरी चीजें शामिल थी। रस्मत ने लैंड क्रूजर का रुख पुल के करीब नहर के किनारे की तरफ किया। किसी भी नहर के पुल के करीब पानी आमतौर पर गहरा होता है, इसलिए रस्मत ने लैंड क्रूजर को पुल के करीब ही नहर में धकेलने का फैसला किया। गाड़ी का रुख सीधा करके वो नीचे उतर आया और फिर चारों ने मिलकर उसे धक्का दिया। लैंड क्रूजर के अगले पहिए नहर में उतर गए और फिर गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई शराब से नहर में जा गिरी। कई मिनट तक पानी में बड़े बड़े बुलबुले उठते रहे और फिर नहर का पानी पहले की तरह पुरसुकून अंदाज में बहने लगा। रस्मत ने उस जगह पानी का जायजा लिया। लैंड क्रूजर पानी की तह में बैठ गई थी। पानी गाड़ी के तकरीबन 6 इंच ऊपर से बह रहा था। पुल पर से गुजरने वाला कोई शख्स गुदले पानी में डूबी हुई लैंड क्रूजर को नहीं देख सकता था, लेकिन रुककर गौर से देखने से लैंड क्रूजर नजरों में आ सकती थी। रस्मत ने मुतमिन अंदाज में सर हिलाते हुए ज़रियाब का सूटकेस उठाया। पोटली खुशनुमा ने सर पे रखी और नहर की पटरी पर जुनूब की तरफ चलने लगे। कुंदन अगरचे उनका साथ दे रही थी, लेकिन उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। वो काफी मुश्किल से चल रही थी। वो तकरीबन 1 मील तक नहर के साथ साथ चलते रहे। फिर वो नहर की पटरी से उतरकर खेतों में पगडंडी पर चलने लगे। नहर की पटरी पर तो दरख्तों का साया था, लेकिन खेतों में धूप थी। अलबत्ता जहाँ कहीं कोई दरख्त नजर आता, वो कुछ देर के लिए उसके साये में रुक जाते। ज़रियाब के लिए ये सब कुछ जिंदगी का एक नया सनसनीखेज तजुर्बा था। वो घर से निकली थी अपने खानदान की तारीख पर रिसर्च करने और हकायक जमा करने के लिए, लेकिन सूरत हाल ने एक अजीब शक्ल एख्तियार कर ली थी। उसकी पुरसुकून जिंदगी में तहलका सा मच गया था। उन चंद दिनों में वो कई मर्तबा मौत से नबर्द आजमा हुई थी। वो अगर चाहती तो सब कुछ छोड़कर अपने शहर वापस चली जाती और बाप की छोड़ी हुई दौलत पर इत्मीनान से जिंदगी गुजार देती, लेकिन वो एक मोहम जो फितरत की मालिक थी, और ये मोहम उसके लिए ना सिर्फ दिलचस्प बल्कि सनसनीखेज साबित हो रही थी। उसे यकीन था कि वो जल्द या बदेर हकायक की तह तक पहुंच जाएगी और उसे सुंदर खानदान की तारीख मुरतब करने के लिए बहुत सा मवाद मिल जाएगा, और फिर वो कुंदन को इन हालात में छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। ज़रियाब को कुंदन की हालत पर अफसोस हो रहा था। वसीओ अरीस और सर सब्जो शादाब जागीर की इकलौती वारिस इस तरह ठोकरें खाती भी रही थी। उसका बाप दुश्मन की कैद में था, उसकी जिंदगी खतरे में थी और वो उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाए हुए थी। ज़रियाब ये सब कुछ सोती हुई उनके साथ चलती रही। कुंदन को कभी वो सहारे से चलाती और कभी खुशनुमा। वो लोग जैसे तैसे गांव से कुछ फासले पर लीची के बाग के करीब पहुंच गए। इत्तेफाक से बुनजान का बहनोई नामदार उन्हें बाग में मिल गया। उसके साथ 2 आदमी और भी थे जो वहां काम कर रहे थे। नामदार उन्हें देखकर बड़ा खुश हुआ। राजदारी के ख्याल से वो उन्हें गाँव ले जाने वाले रास्ते में चला आया। उस मकान के सहन में एक तरफ लकड़ी की खाली पट्टियों के अंबार लगे हुए थे और एक कमरे में कुछ और सामान भरा हुआ था। अलबत्ता 2 कमरे खाली थे।
एक कमरे में खुरदरे बान की 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। नामदार कुछ देर उनसे बातें करता रहा, फिर खाने वगैरह का बंदोबस्त करने गांव चला गया, जो बाग के दूसरी तरफ तकरीबन 200 गज के फासले पर था। वो दोनों आदमी उसके मजदूर थे और नामदार ने उन्हें हिदायत कर दी थी कि मेहमानों का खास ख्याल रखें। नामदार तकरीबन 1 घंटे के बाद वापस आया। उसने उनके सामने दस्तरखान बिछाकर बड़ी आजिज़ी से खाना चुन दिया। खाने के बाद रस्मक ने दोनों चारपाइयां कमरे से निकालकर सहन में दरख्त के साए में बिछा दी। कुंदन एक चारपाई पर लेट गई और ज़रियाब खुशनुमा के साथ दूसरी चारपाई पर। वो बेहद थकी हुई थी, फौरन ही सो गई। रस्मक नामदार के साथ मकान से बाहर आ गया और लीची के दरख्तों के नीचे उससे बातें करता रहा। शाम हो गई। नामदार ने अंधेरा फैलने के कुछ ही देर के बाद उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया। कमरों में काफी गर्मी थी। खाने के बाद वो सहन में ही रहे। 2-4 चारपाइयां और मंगवा दी गई थी। नामदार तकरीबन 10 बजे तक वहां रुका रहा, फिर गांव चला गया। ये चारों अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटकर कुछ देर बातें करते रहे। फिर ज़रियाब वगैरह तो सो गई, लेकिन रस्मक जागता रहा। वो सोच रहा था कल या तो नामदार को शहर भेजेगा या 1-2 दिन के बाद हालात का जायजा लेने के लिए खुद दरवेशपुर जाएगा, ताकि पंचान से मुलाकात करके ये मालूम किया जा सके कि जागीरदार निमरान को वो लोग कहाँ ले गए हैं। उसे पूरा एहसास था कि जागीरदार की जिंदगी खतरे में है। ज़रियाब की वजह से ये खतरा और बढ़ गया था। वो लोग ज़रियाब के बारे में किसी गलत फहमी में मुब्तला थे। उनके ख्याल में ज़रियाब जागीरदार की कोई करीबी अजीज थी और निमरान ने जागीर की विरासत के सिलसिले में उसे बुलाया था। इसलिए वो लोग हाथ धोकर ज़रियाब के पीछे पड़ गए थे और हर कीमत पर उसे गिरफ्तार करना चाहते थे। रस्मक ये सोचकर मुस्कुराया। रखेल शाह को अभी तक ये पता नहीं चल सका था कि जागीरदार की बेटी कुंदन जिंदा है। अगर उसे पता चल जाता तो दुनिया के सारे काम छोड़कर वो कुंदन को तलाश करता और उसे हर कीमत पर खत्म करने की कोशिश करता। लेकिन अभी तक इस हकीकत से लाइल्म था कि जागीर की असल विरासत जिंदा है। रस्मक ये सब कुछ सोचते हुए नींद की आगोश में पहुंच गया। वो रात का पिछला पहर था। किसी ने उसे झंझोड़ा तो वो गड़बड़ा के उठा। रस्मक, उठो, जल्दी करो। नामदार की आवाज उसकी समाज से टकराई। क्या हुआ, क्या बात है? रस्मक ने पूछा। हाम्स और उसके आदमी गांव पहुंच गए हैं। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। जल्दी करो, इन्हें भी जगाओ। नामदार के लहजे में बदहासी नुमाया थी और फिर 1 मिनट के अंदर अंदर ज़रियाब वगैरह भी उठ गई। ज़रियाब के दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। हवेली का वो आसेब यहाँ भी पहुंच गया था।